हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, आराम शाह के बारे में पढ़ा, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में पढ़ा और रजिया के बारे में पढ़ा। रजिया के समय में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा था। हसन कुर्लुग, एक हसन कुर्लुग व्यक्ति थे। ये हसन कुर्लुग जो थे ख्वारिज्म साम्राज्य के, आप कह सकते हैं इससे संबंधित थे। हसन कुर्लुग ख्वारिज्म साम्राज्य से संबंधित व्यक्ति थे, चाहे उनके शासक परिवार से होंगे। हसन कुर्लुग तो ये जो है मंगोल से इन्होंने संरक्षण मांगा था कि आप हमको संरक्षण दीजिए, लेकिन इन्होंने मंगोलों ने इन्हें संरक्षण नहीं दिया। तो ये रजिया के पास आई थी। ये हसन कुर्लुग रजिया के पास आए थे जो ख्वारिज्म साम्राज्य से जुड़े हुए थे, लेकिन रजिया ने भी इनको राजनीतिक संरक्षण देने, इज्जत तो किया, काफ़ी इज्जत से रखा, लेकिन राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और रजिया के बाद जो शासक बनते हैं, बहुत से शासक बनते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट शासक है एक चीज़, नासरुद्दीन महमूद। रजिया के बाद बहराम शाह शासक बनते हैं, बहराम शाह के बाद मसूद शाह शासक बनते हैं, और मसूद शाह के समय में ही बलबन जो है अमीर आखिर पद पर नियुक्त होता है और काफ़ी तेज़ी से तरक्की करते हुए नासरुद्दीन महमूद का जो है वो कह सकते हैं नायब ममलिकात बन जाता है, नायब ममलिकात, और काफ़ी पावरफुल व्यक्ति बन जाता है। इसके समय में नासरुद्दीन महमूद के समय में एक घटना हुआ था, क्योंकि नायब ममलिकात के पद पर कौन था? तो बलबन था। लेकिन 1251-52 में एक घटना घटी। घटना यह था कि एक भारतीय मुसलमान था, उसका नाम था इमामुद्दीन रेहान। ये जो है इसको बलबन के विरोधी लोगों ने भी और भारतीय मुसलमानों ने मिलकर सपोर्ट किया, और नासरुद्दीन महमूद ने इसको अपना, कह सकते हैं कि नायब ममलिकात पद पर बना दिया और बलबन को पद से हटा दिया। लेकिन बलबन जो है काफ़ी धैर्य और कूटनीति का परिचय देते हुए अंतिम में इस पद को फिर से, नायब ममलिकात पद को फिर से प्राप्त कर लिया, और जो भारतीय मुसलमान इमामुद्दीन रेहान था उसको जो है पद से हटवाया, फिर इसको कैद में डलवा के मरवा दिया। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि नासरुद्दीन महमूद के समय बीच में बलबन तो पहले नायब ममलिकात पद पर था ही, फिर बाद 1251-52 ईस्वी के आसपास ये बन गया इमामुद्दीन रेहान जो भारतीय मुसलमान था, और फिर बलबन ने इसको पद से हटाकर खुद उस पद को प्राप्त किया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भारतीय मुसलमानों को तुर्क के सामंतों ने क्यों स्वीकार किया इमामुद्दीन रेहान को? तो कारण यह था कि तुर्क सामंत जो थे वो बलबन को पसंद तो नहीं करते थे, लेकिन किसको पसंद करते थे इसमें भी वो कंफ्यूज थे। इसलिए उनको मजबूरीवश इमामुद्दीन रेहान को चुनना पड़ा। इमामुद्दीन रेहान के पक्ष में वो नहीं थे तुर्क सामंत, भारतीय मुसलमान के पक्ष में, लेकिन अब वो किसका चयन करे, क्योंकि उनको बलबन का विरोध करना था। बस यहीं पर एक कॉन्सेप्ट है। और बलबन के बाद अब हम लोग बलबन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, बलबन ने जहर देख के नासरुद्दीन महमूद की हत्या कर दिया, ये कल मैंने बताया था। अब हम लोग बलबन के बारे में पढ़ेंगे। बलबन का समय जो है 1265 एडी से 1286 एडी तक है। ठीक, बलबन का बचपन का नाम बहाउद्दीन था। बलबन का बचपन का नाम क्या था? बहाउद्दीन। और ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर गियासुद्दीन बलबन के नाम से बैठा। बलबन का पूरा नाम क्या है? गियासुद्दीन बलबन, याद रखिएगा। और इसके बचपन का क्या नाम है? बहाउद्दीन। बलबन जो था वह इल्तुतमिश का गुलाम था, इसको याद रखिएगा। बलबन जो था इल्तुतमिश का गुलाम था। 1232 या 33 के आसपास ये इल्तुतमिश का गुलाम बना था, लेकिन इसमें काफ़ी गुण था। और ये कहा जाता है कि बलबन जो है एक अच्छे परिवार का बिलोंग करता था, लेकिन मंगोल आक्रमणकारी ने इसको इसको अपने कैद में ले लिया। फिर वह किसी तरीके से इल्तुतमिश का, बीच में कहानी है जो कोई ज़रूरत नहीं है,
इल्तुतमिश का गुलाम, लेकिन इसमें सैन्य प्रतिभा काफ़ी अच्छी थी, तो इसको 1233 ईस्वी में इसको गुलाम बनाया। और मैंने आपको बताया था कि बलबन जो है बहराम मसूद शाह के समय एक इम्पोर्टेंट पद होता था, अमीर आखुर पद पर बना। और फिर जो है नासुद्दीन महमूद के समय वह इतना पावरफुल हो गया कि छत्र का प्रयोग करने लगा। जो राजा सुल्तान छत्र का प्रयोग करते थे, उस छत्र का ये प्रयोग करने लगा। दूसरा इम्पोर्टेंट बात कि एक इम्पोर्टेंट पद पर था, नायब ममलिकात पद पर था। तो ये इसका बैकग्राउंड है जो आपको पहले भी मैंने बताया था, फिर से मैंने रिपीट कर दिया। अब है बलबन जब राजा बना तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे बड़ा समस्या यह था कि वो इल्तुतमिश के वंश का नहीं था, इल्तुतमिश के वंश का नहीं था, और नासुद्दीन महमूद को भी कोई बेटा नहीं था। इल्तुतमिश का जो लास्ट वंशज हुआ इल्तुतमिश नासुद्दीन महमूद, उसको भी कोई बेटा नहीं था। तो बलबन को यहाँ पर काफ़ी चूँकि वो शमसी वंश का नहीं था, वह एक अलग वंश की नींव रखी, बलबनी वंश का नींव रखा। यहाँ से जैसे कुतुबी वंश था, उसके बाद शमसी वंश आया, और अब बलबनी वंश शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला इन्होंने काम किया कि इल्तुतमिश के जो भी रिश्तेदार थे उसको इसने मरवा दिया, और इसने रक्त और लौह की नीति अपनाया। अपने विरोधियों के विरोध में रक्त और लौह की नीति अपनाया, लौह की नीति अपनाया। इल्तुतमिश ने सबसे पहला क्या काम किया कि जो भी इल्तुतमिश के रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, उसको मरवा दिया, और अपने विरोधियों के प्रति रक्त और लौह की नीति अपनाया। रक्त और लौह का अर्थ हुआ जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ये रक्त और लौह की नीति का अर्थ हुआ। बलबन जो है, चूंकि वह इल्तुतमिश के वंश का नहीं था, तो वह जो है अपने आप को एक ऐसे वंश से जोड़ दिया जहां वो ईरानी था, एक नायक था अफरासियाब का, अपने आप को वंशज घोषित कर दिया। अफरासियाब का ये वंशज घोषित कर दिया, कहा कि हम बहुत ही पवित्र वंश से बिलोंग करते हैं, ये जो है हम कोई एरू गैरू वंश से बिलोंग नहीं करते हैं। इसी समय उसने सिजदा और पैबोस की प्रथा को शुरू कर दिया। सिजदा और पैबोस की प्रथा ये गैर इस्लामी प्रथा थी, लेकिन फिर भी इसको शुरू कर दिया। सिजदा का अर्थ हुआ सर झुका के प्रणाम करना, और पैबोस का अर्थ हुआ पेट के बल प्रणाम करना। मतलब पेट के बल जो है राजा का जो अंगूठा होता था उसको चूमना पड़ता था पैबोस में, और सिजदा में था कि सर झुकाकर राजा का अभिवादन करना पड़ता था। ये सब उसके बाद जो है ईरानी प्रथा थी, जो नया वर्ष शुरू होता था नवरोज, इसने मनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये गैर इस्लामी प्रथा को भी अपनाया। लेकिन कहा जाता है कि उस समय मंगोल आक्रमण का इस्लामी साम्राज्य पर इतना भय था कि कोई इस प्रथा का विरोध नहीं कर सका। एकमात्र उस समय इस्लामी साम्राज्य कोई था तो दिल्ली सल्तनत ही था। तो इसलिए जो है बलबन ने ये सब काम किया, तो उसका विरोध भी इस्लामी साम्राज्य में कोई विशेष नहीं हो सका। इसने जो है ना राजतंत्र का दैवीकरण कर दिया, राजतंत्र का दैवीकरण कर दिया। राजतंत्र का दैवीकरण करने में इसने ये कहा कि राजा जो होता है वो देवता का मतलब चुना हुआ प्रतिनिधि है, देवता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। और दूसरा कहा कि राजा को निरंकुश होना चाहिए, राजा को निरंकुश होना चाहिए। दो चीज़ है, मतलब इसने निरंकुश राजतंत्र की बात की। ये बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जिसने राजतंत्र के दैवीकरण किया और राजा के पद और दायित्व को स्पष्ट कर दिया। ये बलबन पहला राजा था दिल्ली सल्तनत का। हबीबुल्लाह कहते भी हैं कि बलबन जो है दिल्ली सल्तनत का एक तरह से कह सकते हैं कि सुदृढ़ीकरण का काल था। बलबन ने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ किया। इल्तुतमिश ने तो सिर्फ उसको एक आधार रखा था, नींव रखा था। बलबन ने उस आधार को मजबूत किया, उस नींव को मजबूत किया। जैसे इसने नियावते खुदाई कहा, नियावते खुदाई, नियावते खुदाई का अर्थ हुआ खुदा का प्रतिनिधि। बलबन ने अपने आप को क्या कहा? खुदा का प्रतिनिधि। उसके बाद जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही का अर्थ हुआ ईश्वर की छाया। राजा जो है ईश्वर की छाया है। इसने मतलब प्रशासन में तुर्कीकरण को महत्व प्रदान दिया, तुर्कीकरण को महत्व प्रदान किया और गैर तुर्की को हतोत्साहित किया, गैर तुर्की को हतोत्साहित किया। जैसे कि एक भारतीय व्यापारी उससे मिलने आया था तो इसने काफ़ी उदंड व्यवहार किया और प्रशासन में तुर्कीकरण को मतलब तुर्की नस्ल या ईरानी नस्ल
को इसने काफ़ी इम्पोर्टेंट दिया और कहा, बर्नी जो उस समय का एक मतलब उस समकालीन इतिहासकार है, वो कहता भी है कि जब भी मैं किसी तुच्छ व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें गर्म हो जाती है और मेरी हाथ जो है तलवार की ओर बढ़ जाती है, मन करता है इस व्यक्ति को काट के मार दूँ। तो बर्नी इस तरीके का बात कहता है। कहने का कि ये पूरा जो है उच्च नस्ल मतलब उच्च कुल के नस्ल को ये महत्व देता था, उच्च नस्ल के जो कुल को महत्व देता था, ये चीज़ इसमें इस समय था। ये दरबार में आता था तो बड़ा बन-ठन के आता था और लोग इसको दूर दूर से देखने भी आते थे। मतलब इतना ये मदिरा नहीं पीता था, शराब को प्रतिबंधित करवा दिया था कि दरबार में हंसी मजाक नहीं कर सकता था कोई। अगर कोई हंसी मजाक करता था तो वो उसको बहुत ही मतलब टाइट दंड देता था। ये मतलब ये एक तरह से ये बहुत ही मतलब दरबार में शालीन व्यवहार करता था। जब वह राजमहल से बाहर निकलता था तो सैनिक लोग नंगी तलवार लेके इसके आगे पीछे घूमते रहते थे, नंगी तलवार लेके घूमते रहते थे। मतलब ये शो करता था आम प्रजा के बीच में कि हम जो है एक निरंकुश शासक हैं, मेरी बात मानो और मुझे देवता ने अधिकार दिया है, क्योंकि ये पद मुझे भगवान ने दिया है, देवता ने दिया है। यह न्याय पर बहुत विश्वास करता था, जस्टिस बहुत ध्यान करता था और इसका जस्टिस बहुत ही अनोखा होता था। इससे ये हुआ कि लोगों की जो निष्ठा थी वो राजा के प्रति काफ़ी बढ़ गई। लोगों की जो निष्ठा थी वो राजा के प्रति काफ़ी बढ़ गई। एक दो ऐसी घटना है जो बताने से लगता है कि लोगों को राजा के प्रति भरोसा काफ़ी बढ़ा। जैसे अवध और बदायूं का जो इक़्तिदार था उसने अपने घरेलू नौकर के साथ काफ़ी क्रूर व्यवहार किया था, तो इसने उसको इक़्तिदार को कोड़ा लगवा दिया। कोड़ा मतलब समझते ही ना, डंटा जिसमें रस्सी बंधा होता है, उससे इसको पिटवाया। मतलब इक़्तिदार को भी इसने एक नौकर के साथ गलत व्यवहार करने के कारण इसने इसको दंड दिया। तो इससे क्या हुआ कि आम प्रजा के बीच में, आम लोगों के बीच में बलबन की न्यायप्रियता का मतलब एक तरह से कर सकते हैं कि काफ़ी अनोखी थी और लोग उसको ये मानने लगे कि सामंत के ऊपर भी कोई व्यक्ति है, वो राजा जो है हमारा पक्ष सुनेगा। तो इसका न्याय बहुत ही मजबूत था। उसके बाद बलबन के साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ था कि बलबन जो है उसके समय में कुछ आक्रमण हुए, जैसे कि मंगोल आक्रमण। मैंने कहा था कि नासुद्दीन महमूद के समय में ही मंगोल आक्रमणकारी ब्यास नदी तक पहुंच गए थे। तो इसने एक दो काम किया। काम ये किया पहला कि सुनाम, समाना और तवर हिंद या भटिंडा में एक डिफेंस लाइन बनाया कि मंगोल को यहाँ से इसके बाद नहीं क्रॉस करने देना है। ये इसने बनाया पहला काम। और दूसरा चीज़ था कि लाहौर जो है इसको मंगोलों ने नष्ट कर दिया था, लेकिन मंगोल से किसी तरीके से इसने बचाव करके लाहौर को पुनः जीवित किया। लाहौर शहर को, राजधानी जो किला तोड़ दिया था, फिर से लाहौर का किला बनवाया था ये मंगोल के। उस समय ईरान में मंगोल एक शासक थे, उनका नाम था हलाकू। तो इसने दो तरह से मंगोल आक्रमण का आप कह सकते हैं कि सामना, मंगोल आक्रमण के कोई प्रभाव को निष्प्रभावी किया। पहला कि इसने सुनाम, समाना और भटिंडा में एक डिफेंस लाइन बनाया, मतलब सुरक्षा की पंक्ति बनाई और वहाँ पर अपने विश्वस्त सैनिकों को खड़ा किया। और दूसरा, उस समय ईरान में एक जो मंगोल शासक थे हलाकू खान, वहाँ पर जो है अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा और काफ़ी उसका इज्जत किया। हलाकू का भी प्रतिनिधि मंडल बलबन के दरबार में आया, उसका भी काफ़ी इज्जत किया। मतलब कहने का अर्थ कि कूटनीति का परिचय देते हुए मंगोल आक्रमण को उसने ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ने दिया। और बलबन का ये विचार था कि पंजाब जो है आप अपने नियंत्रण में रखो, मंगोल से ये कह रहा था, लेकिन दिल्ली पर आप आक्रमण नहीं करो। और कहीं ना कहीं बलबन इसमें सफल भी रहा। इसी मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए, चूँकि मुल्तान में उस समय एक मुल्तान का मतलब आप कह सकते हैं कि सूबेदार बनाया था बलबन ने अपने बड़े बेटे महमूद को। बड़े बेटा का नाम है महमूद, उसको नासुद्दीन महमूद था, सॉरी महमूद नहीं नाम था, उसको जो है वहाँ का सुल्तान बनाया था, सॉरी सूबेदार बनाया था। तो उसी समय मंगोल आक्रमणकारी तमर जो है से लड़ते हुए महमूद मारा गया। तो कहा जाता है कि बलबन अपने, ये सबसे बड़ा बेटा था महमूद,
तो बलबन अपने बड़े बेटे की मृत्यु पर काफ़ी मतलब रोया करता था, लेकिन कभी भी वह राज दरबार में जाता था तो काफ़ी गरिमामय ढंग से जाता था। यह नहीं लोगों को लगे कि वह बलबन अपने बेटे के याद में दुखित है। रूम अकेले तो रोया करता था, लेकिन सार्वजनिक जगह पर वह इसको प्रकट नहीं करता था। तो बलबन के व्यवहार की गरिमा थी। बलबन जो है दो चीज़ किया था। पहले जो सेना था वो मतलब एक तरह से दीवान विजारत के अंतर्गत ही काम करता था। वजीर जो विभाग था, दीवान जो वजीर के अंतर्गत ही काम करता था। लेकिन बलबन ने एक अलग से सेना का विभाग गठन किया जिसका नाम है दीवान-ए-अर्ज। दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग का गठन करने वाला व्यक्ति कोई पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का, तो वो बलबन ही था। बलबन जो है इक़्तिदारों पर नियंत्रण करने के लिए बरीद या गुप्तचर, सबसे इंपॉर्टेंट है, बलबन ने गुप्तचर पर काफ़ी ध्यान दिया और इन गुप्तचरों को इक़्तिदार पर नियंत्रण करने को कहा। मतलब जो भी इक़्तिदार गलत काम कर रहा है तो बरीद जो है उसकी सूचना सुल्तान को देते थे। बलबन इक़्तिदारों को कहता था कि तुम राजस्व जो है केंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा भेजो, और वह उस राजस्व का अतिरिक्त राजस्व का उपयोग जो है दीवान-ए-अर्ज या सैन्य विभाग को मजबूत करने में करता था। और दूसरी चीज़ है कि सेना मतलब जो दरबार होता था उसका काफ़ी भव्य बनाया जाता था उससे, कि लोगों को लगे, आम लोगों को लगे कि बलबन का जो है बलबन राजा के भगवान के द्वारा ही नियुक्त राजा है। इसलिए मतलब ये कहने का अर्थ है कि वह आम जनता के बीच अपनी रौब जमा के रखना चाहता था। तो ये सब जो है बलबन के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। बलबन के समय में कुछ इंपॉर्टेंट विद्वान भी रहते थे उनके दरबार में, जैसे अमीर खुसरो, फारसी भाषा के विद्वान थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। ये दोनों बलबन के समय उनके दरबार में रहते थे। इस समय कुछ विद्रोह हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट विद्रोह हुआ बंगाल में था तुगरिल खां। बंगाल में तुगरिल खां था। तो तुगरिल खां जो है वो विद्रोह कर दिया 1279 में। तो तुगरिल खां जो विद्रोह किया तो बलबन ने अपना एक सूबेदार भेजा कि सेनानायक भेजा कि तुगरिल खां को जाके तुम दंडित करो। लेकिन तुगरिल खां से वो हार गया। जब हार गया तो दिल्ली पहुंचा वो सेनानायक, तो बलबन इतना गुस्सा आया कि तुम तुगरिल खां से हार गए, उसको मृत्युदंड दे दिया तुरंत। कहा कि तुम जाओ, तुम कोई काम के आदमी नहीं हो, तो उसको मरवा दिया और स्वयं गया। बलबन कभी भी किसी भी अभियान में दिल्ली छोड़ के बाहर नहीं निकला है। मंगोल आक्रमणकारी में भी वह सेना को उपयोग आक्रामक नहीं करता था, सुरक्षात्मक था कि मंगोल पर न हम आक्रमण करेंगे, न मंगोल को ब्यास नदी से आगे बढ़ने देंगे। मतलब मंगोलों के प्रति जो बलबन की नीति थी कि न मंगोल पर हम आक्रमण करेंगे, सेना रखता था, स्थायी सेना रखा था, लेकिन कभी भी उस पर आक्रमण नहीं करता था और उसको कभी भी जो है ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ने दिया। बस ये बलबन की, और बलबन शिकार करने के लिए सेना को साथ लेके निकलता था ताकि सेना जो है उसका अभ्यास होता रहे। तो बलबन एकमात्र अभियान जिसमें वो निकला था वो बंगाल अभियान पर निकला था और उसने तुगरिल खां को पराजित किया, मार डाला। और कहा जाता है कि उसका सर काट के वो दिल्ली, बंगाल से, लखनऊ से, जो बंगाल की राजधानी थी, दिल्ली लाया और लोगों को दिखाया कि अगर कोई भी आदमी गलत व्यवहार करोगे तो तुम्हारे साथ भी यही सजा होगी। और फिर अपने बेटा बुगरा खां को वहाँ का शासक बना दिया। बलबन के समय में कुछ इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि जो दोआब का क्षेत्र है, दोआब का क्षेत्र का अर्थ हो गया अवध का जो क्षेत्र है, और जो रुहेलखंड का क्षेत्र हुआ उत्तर प्रदेश का, रुहेलखंड का अर्थ हुआ संभल, बदायूं जो क्षेत्र है, और अवध का क्षेत्र का अर्थ हुआ जो मतलब इधर का जो गंगा के इस पार का कन्नौज का, इस सब का क्षेत्र है। मैं कानपुर से लेके इस सब का जो क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी जो है वहाँ के जो लोकल राजपूत लोग थे वो काफ़ी डिस्टर्बिंग करते थे। तो बलबन ने क्या किया कि यहाँ के राजपूतों का जंगल को कटवा दिया, राजपूतों को मरवा दिया, उनकी औरतों को और लेके जो है गुलाम बना दिया, ये सब किया। और यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम किया उत्तर प्रदेश, अवध में और रुहेलखंड में। इस समय सबसे इम्पोर्टेंट था कि दिल्ली पर के आसपास मेवाती लोग रहते थे। मेवाती जो थे भट्टी राजपूत थे और ये लोग दिल्ली में आके लूट मार किया करते थे। तो
इन लूटमार लोगों को भी बलबन ने एक तरह से कर सकते कि निर्मम दमन किया, और इनको भी जो है इनके घरों को जला दिया, इनके पुरुषों को मार दिया। मतलब काफ़ी बलबन जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो रक्त और लौह की नीति है, जो गलत काम करोगे तो गलत सजा मिलेगी, तो मेवातियों के साथ भी इसने यही किया बलबन ने। बलबन जो है अपनी मृत्यु से पहले अपने सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद उसका नाम महमूद नहीं था, जो मंगोल आक्रमण के साथ जो मंगोल आक्रमणकारी तमर का मुकाबला करते हुए मुल्तान में मारा गया था, उसका नाम था मोहम्मद। ठीक, बलबन का सबसे बड़ा बेटा। तो मोहम्मद जो है वो बलबन चाहता था कि अपने सबसे बड़े बेटे मोहम्मद को गद्दी पर बैठाएं, लेकिन मोहम्मद की तो उसके जीवन काल में मृत्यु हो गई थी। तो मोहम्मद का बेटा था कैखुसरो। तो बलबन ने कैखुसरो को गद्दी पर चाहा कि बैठा दे, लेकिन उस समय के जो तुर्की सामंत थे वो कहे कि नहीं, कैकुबाद का जो बंगाल का था, बंगाल का जिसको नवाब बना दिया था तुगलक खां के विद्रोह के बाद, तो उसी का जो है बेटा था कैकुबाद का बेटा, वो बंगाल का गवर्नर जो बुगरा खां था, बुगरा खां को बंगाल का गवर्नर बना दिया था, तो उसी का बेटा था कैकुबाद। तो कैकुबाद को तुर्की सामंतों ने कैकुबाद को शासक बना दिया और कैकुबाद से कहवा के कैखुसरो की हत्या करवा दी। लेकिन शीघ्र ही एक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, और उसने कैउमर्स जो एक अल्पवयस्क था उसको जो है गद्दी पर बैठा दिया और उसका संरक्षक बन गया। और शीघ्र ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया कि कैउमर्स की भी हत्या करवा के दिल्ली सल्तनत पर आपको खिलजी वंश का स्थापना 1290 ईस्वी में कर दिया। खिलजी वंश का स्थापना 1290 ईस्वी में कर दिया। बात को समझिएगा, बलबन चाहता था कि अपने सबसे बड़े बेटे मोहम्मद को शासक बनाए, लेकिन मोहम्मद जो है वो मंगोल आक्रमणकारी तमर का सामना करते हुए मारा गया मुल्तान में। तो फिर यह हुआ कि मोहम्मद के सबसे बड़े बेटे का नाम था आपको कैखुसरो। तो कैखुसरो को वो चाहता था कि शासक बनाए, लेकिन जैसे ही बलबन मरा तो कैखुसरो को उस समय के तुर्की जो सामंत थे कैखुसरो को शासक नहीं बनने दिए, और बलबन का जो एक बेटा बंगाल का जो गवर्नर बना था, तुगलक खां के विद्रोह को दबाने के बाद बलबन ने उसे बंगाल का गवर्नर बनाया था, तो उसका बेटा का नाम था कैकुबाद। और कैकुबाद ने क्या किया कि वो गद्दी पर बैठ गया और तुर्की सामंतों के कहने पर कैखुसरो की हत्या करवा दी। इसी समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम का एक व्यक्ति उभरता है, वो समाना भटिंडा इस सब का गवर्नर रह चुका होता है, सूबेदार रह चुका होता है। तो उसने कैउमर्स को जो अल्पवयस्क था और कैखुसरो का बेटा था, तो उसको जो है संरक्षक बना, नाबालिग था, संरक्षक बना, और लेकिन उसको बाद में कैउमर्स मार के आपको बलबनी वंश को समाप्त कर देता है और खुद जो है खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में करता है। ये जो बुगरा खां है जो बंगाल का गवर्नर है, वो जो है बंगाल को एक स्वतंत्र शासन की स्थापना कर लेता है नासुद्दीन के नाम से बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेता है। दिल्ली सल्तनत से वो अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। लगभग 40 साल तक वो ये दिल्ली सल्तनत से ये दूर रहता है, मतलब उसका संबंध नहीं रहता है। बंगाल जो है पर अधिकार दिल्ली सल्तनत से 40 साल तक नहीं रहता है। तो यही है आपका जो गुलाम वंश के बारे में जो इसका जो राजनीतिक कहानी है वह यही है। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, कन्फ्यूज मत होइएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। ये वीडियो काफ़ी ही सारगर्भित है और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बात करते हैं। धन्यवाद।